नमस्कार दोस्तों। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होगी और वो है हार्ट अटैक, एक्यूट एमआई, आसान भाषा में जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, ये आता कैसा है और ये इंसान की जान लेता कैसे है। तो आजकल ये जानकारी, बेसिक जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक के बाद सही समय पर सही उपचार मिले तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। ये जानकारी एक आम इंसान को भी होना चाहिए। तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करते हों। तो आज की क्लास सभी पूरी देखें और काफी ध्यान से देखें। तो हार्ट अटैक को समझने से पहले हमें ईसीजी का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ईसीजी की एक क्लास अलग से एक वीडियो डाली जाएगी जिसको आप बाद में देख सकते हैं। आगे अभी आप के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं ईसीजी कि ईसीजी हमारे जो हार्ट होता है उसका इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होते हैं उसको एक पेपर पे वेव फॉर्म में शो करता है, जिससे हम हार्ट हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ईसीजी में जो 12 लीड होती हैं 1, 2, 3, एवीएफ, एवीआर, एवीएल और V1 से V6 तक, ये 12 लीड है। ये हमारे हार्ट के अलग अलग हिस्सों को प्रदर्शित करती हैं, डिनोट करती हैं। और हार्ट अटैक आने पर अलग अलग लीड में अलग अलग हिस्सों का हमें चेंजेस इस ईसीजी में देखने को मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक नॉर्मल 12 लीड ईसीजी। तो ये लंबी पट्टी में भी आ सकती है या A4 साइज के पेपर में भी प्रिंट हो सकती है। प्रिंट कैसे भी हो उससे मतलब नहीं है हमको, बस 12 लीड ईसीजी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये एक ईसीजी नॉर्मल वेव है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसमें जो आपको वेव दिख रहे होंगे, कुछ सेगमेंट दिख रहे होंगे, PQRST, ये सभी वेव हर लीड में नहीं आते हैं। तो और सेगमेंट है, ड्यूरेशन है, तो इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी एक अलग से ईसीजी की बेसिक्स की अलग से एक क्लास होगी, उसमें देखेंगे। अभी आप मोटा मोटा देख लें। ये सबसे पहले जो बेस लाइन दिख रही है, फ्लैट लाइन, इसी बेस लाइन के ऊपर नीचे कोई वेव जाती है तो उसको हम उस बेस लाइन से नापते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पी वेव दिख रही है ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के समय बनती है। उसके बाद एक फ्लैट लाइन PR सेगमेंट दिख रहा है। इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये तीनों वेव वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के समय बनते हैं, जिसमें से नॉर्मली Q वेव नहीं आती है। इसके बाद जो फ्लैट लाइन आपको दिख रही है ST सेगमेंट, और फिर T वेव। T वेव जो है वेंट्रिकल के डायलेट होने के समय बनती है। तो इन चीजों को देख लें और अभी हम आगे पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, तो उसमें उसका उपयोग होगा। इसके बाद आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये हार्ट तो पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है, पर हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है उसका एक डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो 3 मेन आर्टरी सप्लाई करती है हमारे हार्ट को ब्लड, वो है राइट कोरोनरी आर्टरी, जो आपको राइट साइड दिख रही होगी, लेवल है उस पे। दूसरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये भी आपको दिख रही होगी। तीसरा है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये बड़ी बड़ी मेन सप्लाई होती है जिनमें ब्लॉकेज पड़ने से हार्ट अटैक आता है। तो अलग अलग आर्टरी में ब्लॉकेज आने से हमारे हार्ट का अलग अलग हिस्सों में असर पड़ता है, अलग अलग हिस्सों में नुकसान होता है। तो वो भी हम ईसीजी के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्से में ब्लॉकेज जब आता है तो जो ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं, 12 वेव होते हैं अलग अलग, तो सभी में एक साथ चेंजेस नहीं आते हैं। और जो एक ग्रुप होता है, एक सेक्शन का एक ग्रुप होता है, उस उतने वेव्स में, उतनी लीड्स के वेव में चेंजेस दिखाई मिलते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि जैसे राइट कोरोनरी जो आर्टरी है वो हार्ट के इंफीरियर वॉल को सप्लाई करती है। तो जब इस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज बनेगा तो लीड सेकंड, थर्ड और AVF,
इन 3 लीड्स में हमें चेंजेस दिखाई मिलेंगे। एक लीड में कोई भी चेंजेस दिखना उसका सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता है। ऐसे ही जब ऐसे ही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है जो वो एंटीरियर और सेप्टल वॉल को सप्लाई करती है, तो इसमें जब ब्लॉकेज बनेंगे तो V1 से V4 तक इन 4 लीड्स में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे वो हम आगे आज की क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है लेटरल वॉल को, हमारे हार्ट के लेटरल वॉल को सप्लाई करती है ब्लड। तो इसमें जब ब्लॉकेज बनेंगे तो लीड 1 AVL एंड लीड 5 एंड लीड 6 में ECG में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद सिर्फ एक लीड बचती है, वो है AVR। ये हमारे हार्ट के कैविटी को डिनोट करती है, इसमें हमेशा रीडिंग्स नेगेटिव में आते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गई एक बेसिक जानकारी। इसके बाद हम आज की क्लास में देखेंगे कि हार्ट अटैक आता कैसे है, कैसे ब्लॉकेज बनते हैं, तो कब हमें अटैक का दर्द कितने ब्लॉकेज के बाद महसूस हो सकता है, और कितना समय गोल्डन पीरियड होता है हार्ट अटैक के बाद इलाज प्रारंभ करने का, और किन किन बीमारियों में ऐसा दर्द हो सकता है और हम उनको कैसे पहचाने। हार्ट अटैक में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डेथ का, और हमें क्या करना चाहिए तुरंत हार्ट अटैक आने पर। इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपनी इस क्लास में पाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड में दिख रहा होगा, और आपके कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है एक्यूट MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जो एक्यूट MI होता है, एक्यूट MI में 3 चीजों को इन्वॉल्व करते हैं: अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST एलिवेटेड MI और ST एलिवेटेड MI। अनस्टेबल एंजाइना और ये नॉन ST एलिवेटेड MI, इन दोनों को एक ग्रुप में डालते हैं। एक नॉन ST एलिवेटेड MI इसको दूसरे ग्रुप में डालते हैं। अब अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? जैसे हार्ट की वॉल है, इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये 3 लेवल में डिवाइड होता है। एक होता है एंडोकार्डियम, एक होता है पेरिकार्डियम और एक होता है मायोकार्डियम। तो अकेला अगर हार्ट का जो अटैक है उसके कारण सिर्फ एंडोकार्डियम में अगर इफेक्ट आ रहा है, बाकी लेयर इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तब उसको बोलते हैं नॉन ST एलिवेटेड MI। अगर पूरी वॉल में इफेक्ट आ रहा है तो उसको बोलते हैं ST एलिवेटेड MI। जैसा कि पहले बताया था, इसका जो पैथोलॉजी होती है, बेसिक पैथोलॉजी होती है एथेरोमेटस क्लॉट। पहले जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल जो मैक्रोफेज है वहां से मिलकर फोम सेल्स बनाएगा। फोम सेल्स बनाने के बाद क्या होगा, ये इसकी जो एंडोकार्डियल की लेयर है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी, यहाँ फोम सेल्स इकट्ठी होती जाएंगी। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो अपना ल्यूमन है, ल्यूमन और नैरो होती जाएगी। यहाँ पे पूरी में कोलेस्ट्रॉल जमता जाएगा। ल्यूमन नैरो होते होते 50% तक आएगी, तब उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर एंजियोग्राफी में अगर ल्यूमन 50% से ज्यादा, 50% से कम आ रही है, 50% तक उसमें प्लाक आ रहा है, तो उसको बोलते हैं 50 कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अपन उसको लेबल कर सकते हैं। अब अगर और बढ़ता है एथेरोमेटस प्लाक, अगर ये ल्यूमन और कम हो जाती है, 70% तक इन्वॉल्व कर लेती है, तो उसको उस समय कंडीशन में पेशेंट को एंजाइना ऑन एक्सर्शन होने लगेगा। मतलब कि पेशेंट अगर बहुत तेज चलता है या फिर थोड़ा सा भी दौड़ता है या फिर सीढ़ी चढ़ता है तो उसके चेस्ट पेन होने लगेगा। और बढ़ता है 90% होता है तो एंजाइना की ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, एंजाइना ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पे पहुंच जाएगा। अब 70% वाला TMT में पॉजिटिव हो जाएगा, 70% TMT में पॉजिटिव आएगा।
अब जो होता है एंजाइना ग्रेड 4, ठीक है, एंजाइना ऑन एक्सर्शन ग्रेड 4। ग्रेड 4 क्या होता है? एंजाइना एट रेस्ट। अगर एट रेस्ट उसको एंजाइना होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अगर 90% से ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि एट रेस्ट में भी उसको पेन हो लगे, और एट रेस्ट जब पेन होता हो तब उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अब मेन डायग्नोसिस होनी है इसकी किससे? कोई भी एक्यूट एमआई की डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम बेसिस पे तो हो नहीं सकती है। सिम्टम बेसिस के साथ साथ अपन को ईसीजी से कोरिलेट करना चाहिए। ईसीजी से कोरिलेट करना ही पड़ेगा, ईसीजी तो करानी ही पड़ेगी। तो कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो एक्यूट चेस्ट पेन का पेशेंट, एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन है विदिन 6 आवर है, तो पेशेंट चाहे टिपिकल सिम्टम दे रहा हो चाहे अटिपिकल सिम्टम दे रहा हो, उसका ईसीजी करना तो मस्ट है ही। आपको ईसीजी करानी ही है उसकी, चाहे वो टिपिकल चेस्ट पेन बता रहा हो जो कि एंजाइना होता है। एंजाइना का चेस्ट पेन क्या होता है? रेट्रोस्टेनल चेन, बर्निंग चेस्ट पेन, नॉन नोकलाइजिंग, इंक्रीज ऑन एक्सर्शन एंड फूड ऑन रिलीव ऑन टेकिंग रेस्ट। ये टिपिकल एंजाइना की डेफिनेशन है, लेकिन ऐसी टिपिकल डेफिनेशन सिर्फ 10% लोगों में मिलती है। 90% लोगों में अटिपिकल चेस्ट पेन मिलता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा नेक पेन, चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, राइट साइड पेन, रेट्रोस्टेनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये सब पेन की कंप्लेन कर सकता है। तो अगर एक्यूट ऑनसेट पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, साथ में स्वेटिंग या थोड़ी सी भी कोई हिस्ट्री दे रहा है, साथ में रिस्क फैक्टर है, तो उसकी ईसीजी तो करना ही है। अब ईसीजी में अपन पहले आते हैं अनस्टेबल एंजाइना में या फिर एनएसटीएमआई, दो चीज। अनस्टेबल एंजाइना या एनएसटीएमआई में कैसी ईसीजी मिलती है? ये क्या है? ये नॉर्मल ईसीजी है। नॉर्मल ईसीजी पी आर टी, ठीक। पहली लीड ये सीसीजी में क्या हो रहा है? ईसीजी में क्या हो रहा है? अगर एसटी की फ्लैटनिंग है, इसको बोलते हैं एसटी फ्लैटनिंग, ये 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा होती है तो ये एक साइन है एंजाइना का। इसके अलावा क्या होता है? एसटी सेगमेंट है, नॉर्मल सेगमेंट होता है, डिसाइड किससे? पीआर सेगमेंट, पीआर लेवल से। ये पी और आर का लेवल है, ये डिसाइड करता है कि बेसल सेगमेंट क्या रहेगा। इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है। एसटी फ्लैटनिंग, एसटी डिप्रेशन। और तीसरा क्या होता है? ये टी वेव है। टी वेव क्या होगा? इसमें इन्वर्टेड होगा, तो टी वेव इन्वर्जन। ये तीनों साइन होते हैं इस्कीमिया के, मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई कम मिल रही है उसको। अनस्टेबल एनआई या एनएसटीएमआई में यही 3 चीजें मिलेंगी। पहला एसटी सेगमेंट फ्लैटनिंग, दूसरा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, या फिर टी वेव इन्वर्जन। ये तीनों जो है पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स हैं जहां जहां पे सप्लाई कम होगी वहीं पे आएंगे। जैसे 2-3 एबीएस में लगातार आएंगे, या तो फिर V1 to V4 होंगे, या फिर V5 V6, या फिर 1 एबीएस। तीनों को समझ में आ रहा? अच्छे समझ में आ रहा क्या है? ईसीजी में अच्छे से, ईसीजी बार बार देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। ये अपन एक्यूट एमआई जो होती है, एक बार कोई है, कोई जो वेसल्स है, वेसल्स एकदम से यहाँ पे एथ्रोमेटिक क्लॉस के कहा यहाँ रप्चर हुआ, रप्चर कहाँ बंद हो गया रास्ता, ये रास्ता बंद हो गया, तब ईसीजी में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे ये अपन को देखने के लिए एक डायग्राम बनाया है। ये पहला नॉर्मल ईसीजी है, पी आर और टी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि 15 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, टेंटिंग ऑफ टी वेव। टी वेव जो है टेंट होने लगती है, खींचने लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टी वेव को खींच रहा है। यहां से अगर इसको किसी को खींच दिया जाए तो वो ऐसे दिखने लगेगी। सबसे पहला यही होता है जो कि 15 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक की, 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन चालू हो जाएगा। दो चीजें हो रही है इसमें, एक जो आर की हाइट है, आर की हाइट कम हो रही है, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट हो गया है। दो चीजें होनी है, आर वेव की हाइट जो है वो कम होती जाएगी, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट होता जाएगा। फिर क्या होगा? आर वेव की हाइट, और उसके आर वेव ये होता है कब? 1 घंटे के अंदर चालू हो जाता है। 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे तक क्या होगा? आर वेव की हाइट लगातार कम होगी, एसटी सेगमेंट और एलिवेट होता जाएगा। ये 3 घंटे तक का पीरियड होता है गोल्डन पीरियड। 3 घंटे के बाद पेशेंट को जो जहां को सप्लाई नहीं मिली है वो एरिया डैमेज होने लगेगा और क्यू वेव आने लगेगी। अब क्या हुआ अगले साइड में? ये क्यू वेव डेवलप हो गई। क्यू वेव का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो वो हार्ट का जो एरिया बचा है, ये हार्ट का एरिया लगातार खराब होते जा रहा है।
तो ये एरिया पूरी जो डैमेज है ये क्यू दिखाने लगेगा। तो ये एरिया डैमेज होने लगा है। अब जो आर वेव की हाइट है, आर वेव की हाइट तो कम ही रहेगी, एसटी सेगमेंट का लेवल थोड़ा सा डिप होने लगेगा, अब डाउन होने लगेगा। डाउन होते होते ये क्या करेगा, इन्वर्टेड हो गए, आगे ये और डाउन होगा, क्यू वेव और डीप हो जाएगी और ये धीरे धीरे टी वेव इन्वर्टेड होने लगेगी। अगले में क्या होगा, एसटी सेगमेंट पूरा ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ये इतनी क्यू वेव परसिस्ट करेगी आगे, क्योंकि अब ये है, ये परमानेंट डैमेज बताएगी कि इतना डैमेज हो चुका है। टी वेव और डीप होती जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये पी और ये क्यू रहेगी, ये आर रहेगी और टी वेव, मतलब एसटी सेगमेंट का लेवल बिल्कुल फ्लैट हो गया। क्यू वेव डिनोट करेगी कि इतना डैमेज हो चुका है। टी वेव इन्वर्टेड रहेगी, ये टी वेव इन्वर्टेड ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रहेगी। 1 मंथ के बाद ये टी वेव अपराइट हो जाएगी। वन मंथ के बाद आपके पास ये ईसीजी आएगा। ये ईसीजी देख के आप, अगर कोई पेशेंट आ रहा है 1 महीने बाद आपके पास आ रहा है, ये ईसीजी देख के आप बोलोगे उसको कि आपको पहले कभी अटैक पड़ा था कि नहीं पड़ा था। किससे अपन ने देखा, ये क्यू वेव से अपन ने सब पहचाना कि उसको पहले अटैक पड़ चुका है। ज्यादातर पेशेंट किस कंडीशन में आते हैं अपने पास, ज्यादातर पेशेंट जो है 1 से 1 घंटे के अंदर तो नहीं आते, या तो वो आता है 3 घंटे के अंदर जब एसटी खूब एलिवेटेड हुआ रहता है, या तो वो आता है इन दोनों कंडीशन में, या तो वो 6 से 8 घंटे के अंदर आएगा जब क्यू वेव डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, जब, या फिर ये आएगा 24 घंटे के अंदर। तो गोल्डन पीरियड होता है 6 घंटे तक। अगर 6 घंटे के अंदर अपने पास आ रहा है पेशेंट तो उसको अपन थर्मोलाइज कर सकते हैं। थर्मोलाइज करना मतलब क्लॉट को डिसॉल्व करना। अगर 6 घंटे के बाद आ रहा है तो क्लॉट डिसॉल्व करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो जितना भी डैमेज होना था वो ऑलमोस्ट वो कर चुकी है। अब अगर थर्मोलाइज करेंगे तो उसको ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे, फायदा तो कुछ होगा नहीं। तो 6 घंटे के अंदर आ रहा है तो ही उसको थर्मोलाइज करना है, ये आइडियल है। बट अपन को देखते हैं इस क्लिनिकल सिम्टम्स पे कि पेशेंट को परसिस्टेंट बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब मायोकार्डियल तो डैमेज हो रहा है, फिर ही अपन रिस्क लेते हुए 12 घंटे तक उसको थर्मोलाइज कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद देखा जाए, 12 घंटे के बाद अगर पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं हो रहा है और क्यू वेव ऑलरेडी डेवलप हो चुकी तो 12 घंटे के बाद किसी भी कंडीशन में नहीं करना थर्मोलाइज। चलो ये ऑलमोस्ट डायग्नोसिस हो गई है। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस टाइप के सिम्टम्स और कौन प्रेजेंट कर सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपन चेस्ट पेन जो लेके आ सकते हैं पेशेंट, वो क्या क्या है। मोस्ट कॉमन एंजाइटी, दूसरा गैस्ट्राइटिस, तीसरा पैंक्रियाटाइटिस, चौथा कोलेसिस्टाइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस, ये सब भी चेस्ट पेन से प्रेजेंट होंगे। पांचवा लंग्स की कंडीशन। लंग्स की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, प्लूराइटिस, न्यूमोनिया, इस सब में भी चेस्ट पेन होगा। हार्ट की और क्या कंडीशन हो सकती है। एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन, इसमें भी एक्यूट चेस्ट पेन से प्रेजेंट होगा। और पेरिकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डिस दोनों में ईसीजी चेंजेस सिमिलर मिलेंगे जैसे अनस्टेबल एंजाइना में मिलते हैं, है ना। टी वेव इन्वर्टेड मिल सकती है। ये टी वेव इन्वर्टेड किस किस कंडीशन में मिल सकती है। इसमें अपन को वो वॉल का फर्क देखने को मिलता है। जो टी वेव इन्वर्टेड है ना, जो मायोकार्डिस है, पेरिकार्डिस है, पैंक्रियाटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, इसमें डिफ्यूज टी वेव इन्वर्जन मिलेगा। डिफ्यूज मतलब ऑलमोस्ट सब लीडों में टी वेव इन्वर्जन मिलेगा। इसमें पर्टिकुलरली वो ब्रांच पैटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको ब्रांच पैटर्न से भी डिसाइड होता है कि पेशेंट को कार्डियक पेन है कि नॉन कार्डियक पेन है। सिर्फ ईसीजी और क्लिनिकली से कोरिलेट करना पड़ता है अपन को कि किस टाइप का हो सकता है। और सर एक से ज्यादा ब्रांच इन्वॉल्व हो गए तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ कंफ्यूजन होगा। फिर अपने पास मार्कर है ना, मार्कर करेंगे। कोई भी एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन है हमेशा जब तक अपन 100% क्लियर नहीं हो जाते कि उसको कार्डियक पेन नहीं है तब तक अपन उसको क्लियर चिट नहीं देते। कोई भी पेशेंट आएगा जब तक अकेले अपन सिम्टम्स और ईसीजी देख के अपन अगर ईसीजी में थोड़े से भी चेंजेस आ रहे हैं और सिम्टम्स टिपिकल या अटिपिकल भी हैं तो भी अपन क्लीन चिट तो नहीं देते कि उसको कार्डियक पेन नहीं है।
उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे 6 घंटे तक, 6 घंटे बाद मार्कर कराएंगे, मार्कर कराने के बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तब अपन क्लीन चिट दे सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई जिससे अपन को अब आते हैं मैनेजमेंट में। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट का पेन ठीक करना है। पेन ठीक करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? मॉर्फिन, मॉर्फिन दे सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं। अगर पेशेंट का बीपी ठीक है तो नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? वेसल वॉल को डायलेट कर देता है, उससे पेन होगा। ये तो दोनों सेडेटिव क्लास की ड्रग्स हैं। तो पेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पेन से क्या है, पेशेंट को अरिथमिया हो सकता है। जितने भी हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक आने के कारण जो डेथ होती है, डेथ होने का मोस्ट कॉमन कॉज होता है अरिथमिया। जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा उसको अरिथमिया के चांसेस रहेंगे, और जितना वो रिलैक्स रहेगा उतना जल्दी इंप्रूवमेंट के चांस रहेंगे। तो पहला काम है उसका पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए यही 3 ड्रग्स हैं। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, तो उसको ब्लाइंडली नहीं दे सकते। जब तक आपके पास प्रॉपर आईसीयू सेटअप नहीं है तब तक मॉर्फिन नहीं दे सकते। डायज़ेपाम है, डायज़ेपाम को अपन ब्लाइंडली भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई डोज इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है, पेशेंट बस सेडेट होगा, रेस्पिरेटरी कोई सप्रेशन नहीं होगा उसमें। बाकी एनटीजी के लिए बीपी देखना है कि बीपी उसका लेस देन 120 नहीं होना चाहिए। 120 से ऊपर है तो एनटीजी दे सकते हैं। पहला हो गया पेन मैनेजमेंट। दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अगर मायोकार्डियल सेल से लगातार डैमेज हो रही है तो जितना अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उसको, उतना ही कम डैमेज होने के चांस रहेंगे। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। तीसरे नंबर पे लोडिंग डोज देना रहता है। लोडिंग डोज मतलब जो क्लॉट जमा है, क्लॉट पैदा हुआ है, उसको प्रोग्रेस ना करे, उसके लिए एक लोडिंग डोज देना पड़ता है। लोडिंग डोज 3 चीजों का होता है: इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एटोरवास्टेटिन। इकोस्प्रिन का डोज होता है 300, क्लोपिडोग्रिल का होता है 300 मिलीग्राम, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। अगर पेशेंट को अपन एंजियोग्राफी के लिए भेज रहे हैं तो इसका डोज 600 हो जाता है। अगर एंजियोग्राफी के लिए नहीं भेज रहे हैं, अगर आपको थ्रोम्बोलाइज करने के हिसाब से रखना है तो उसका डोज रहेगा 300-380। ठीक, तो ये लोडिंग डोज है। सबसे पहले अपन को यही करना है उसका। कोई भी पेशेंट आ रहा, अनस्टेबल एंजाइना है, एनएसटीएमआई है या फिर एसटी एलिवेटेड एमआई है, तीनों को ये चीज देनी ही देनी है। अब चौथे नंबर पे क्या करेंगे इसको? अब इसको थ्रोम्बोलाइज करना है कि नहीं करना है? थ्रोम्बोलाइज करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन देखो। अनस्टेबल एंजाइना या एनएसटीएमआई, इसमें तो कोई थ्रोम्बोलाइसिस करते ही नहीं है। एसटी एलिवेटेड एमआई में करते हैं। एसटी एलिवेटेड एमआई में थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है। एसटी एलिवेटेड एमआई में थ्रोम्बोलाइज कब करेंगे अपन? उसमें फिर इसके पहला चीज टाइम देखना है। टाइम उसका लेस देन 6 आवर हो तो गोल्डन पीरियड में है, बट एटलीस्ट 12 आवर तो हो ही हो। दूसरा देखना है पेन उसको परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट 6 घंटे के अंदर भी आया है लेकिन उसको ईसीजी में कोई चेंजेस, ईसीजी में भले चाहे चेंजेस आ रहे हैं बट उसका पेन सबसाइड हो चुका है, तो फिर अपन को बहुत ज्यादा इंडिकेशन नहीं है थ्रोम्बोलाइज करने का। पेन देखना है, पेन परसिस्ट कर रहा है कि नहीं उसको। तीसरा उसके कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है थ्रोम्बोलाइज के। कंट्रा इंडिकेशन होते हैं एज मोर देन 75 ईयर, प्रीवियस कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री है कि नहीं है, कोई एक्टिव फिस्टुला या फिर कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और पहले कोई उसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट तो नहीं लग चुका है, प्रीवियस में रिसेंट कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री तो नहीं है, लेस देन 2 मंथ के अंदर कोई प्रीवियस स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, और बीपी मोर देन 100/70, बीपी मोर देन 170 होना चाहिए थ्रोम्बोलाइज के लिए, खासकर स्ट्रेप्टोकाइनेस से अगर थ्रोम्बोलाइज करना है तो ये सब कंट्रा इंडिकेशन है। इसको रूल आउट करना पड़ेगा उसको कि कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। टाइम देखना पड़ेगा, पेन देखना पड़ेगा, ये हो रहा है कि नहीं। अब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन सी यूज करते हैं अपन? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट 3-4 हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस 1.5 मिलियन यूनिट, टेनेक्टाप्लेज, रेटिप्लेज, यूरोकाइनेस। इसमें से जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है इसका
एक ही फायदा है कि ऑलमोस्ट मतलब ये 60 to 70% तक थर्मोलाइज कर देता है। बाकी दोनों एजेंट है 70 to 80% तक चांसेस है इसमें थर्मोलाइज कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस का एक है कि बहुत चीप है, 1000-1500 रुपए का इंजेक्शन आता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसको लगाने के कारण पेशेंट को रिएक्शन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट। इसलिए पेशेंट का बीपी मोर देन 100/70 अपन मानते हैं कि इतना हो, उसके इससे ज्यादा हो रहा है तो इसको थर्मोलाइज करते हैं, इससे कम में नहीं करते। पेशेंट शॉक में जा सकता है इसके कारण। टेनेक्टाप्लेज और रेटिप्लेज में टेनेक्टाप्लेज सिंगल यूज का रहता है, एक बार में देते हैं, एक बार में उसका बोलस डोज दे देते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं देना रहता है। रेटिप्लेज 2 बोलस में आता है, पहले सिंगल बोलस दो, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से एक और सेकंड डोज देते हैं उसका। यूरोकाइनेस आजकल यूज नहीं करते हैं। इन दोनों का ये है कि इन दोनों का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये ऑलमोस्ट ये 30 से 40 हजार रुपए के आते हैं। तो इसकी अपेक्षा चांसेस देखो, चांसेस 60 to 70% चांस है डिजोल्व होने की इसमें, और इसमें 70 to 80% है। चांसेस तो 10% ज्यादा ही है, बट पेशेंट की जान की रहती है तो अपन 10% भी बहुत होता है ना। अगर पेशेंट एक्यूटली आया है, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर अपने पास प्रेजेंट कर गया है, तो तीनों एक जैसे ही काम करेंगे, कोई सा भी दे सकते हैं। तो अगर पेशेंट अर्ली ऑनसेट प्रेजेंट कर लिया है तो बेटर है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाए। थोड़ा सा लेट ऑनसेट प्रेजेंट कर रहा है तो अपन मान सकते हैं कि अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो अच्छा दे सकते हैं। इनमें फायदा ये है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस में इन्फ्यूजन देना पड़ता है ना, तो अपन को उसको पेशेंट को रोकना पड़ेगा। ये दोनों देने के बाद अपन पेशेंट को डायरेक्टली हार्ट सेंटर रेफर कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ अरिथमिया, जो एक्यूट एसटी एलिवेटेड एमआई है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है अरिथमिया। अरिथमिया को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अरिथमिया को वॉच करना बहुत जरूरी है। जब आप ड्यूरिंग एक्यूट एमआई है 24 घंटे के अंदर पेशेंट को एक्चुअली क्या है, हार्ट है, हार्ट की एक जो नस है वो ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक होने का यहाँ पे क्या है, नेक्रोसिस होते जा रही है। तो ये नेक्रोटिक टिश्यू किसी भी कंडीशन में हार्ट में इरेगुलर बीट्स पैदा कर सकते हैं। इरेगुलर बीट्स में हो सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जैसा अपन ने देखा था एक्यूट स्ट्रोक में, एक्यूट स्ट्रोक में जब कोई चीज डैमेज होती है तो पेशेंट को हाई रिस्क हो जाते हैं सीजर आने के। ऐसे ये सीजर्स आने के हाई रिस्क है, ऐसे यहाँ पे अरिथमिया होने के रिस्क आने लगता है। तो ये जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो अरिथमिया होता है। अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये दोनों कंडीशन में आ सकते हैं। या तो ड्यूरिंग आप नेक्रोसिस हो रही है, अटैक पड़ा तब भी आता है, और कई बार क्या होता है अपन थर्मोलाइज कर देते हैं, एकदम से यहाँ की नस खुल जाती है, थर्मोलाइज करने का जो नेक्रोज एरिया है उसमें ब्लड सप्लाई आती है, तो भी एकदम से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो उसको उस समय भी उसको अरिथमिया आ सकता है। तो जो 24 घंटे का पीरियड है वो अब उनको प्रॉपर वॉच करते रहना पड़ेगा। थोड़े से भी अरिथमिया के सिम्टम्स अगर पैदा होते हैं तो तुरंत उनको ट्रीट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट अरिथमिया है, डिफरेंट अरिथमिया का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको अपन बाद में कभी कवर करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ अरिथमिया के लिए जरूरी है वॉच करना, उसको कंटिन्यूसली उसको कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो थर्मोलाइसिस कोई भी पेशेंट को अगर करना है तो उसको प्रॉपर कार्डियक मॉनिटरिंग के अंदर ही करना है थर्मोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइज अपने किया, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, ईसीजी में प्रेजेंट करेगा किसी तरीके से। हाँ, जो क्राइटेरिया रहता है उसका, क्राइटेरिया ऑफ सक्सेसफुल थर्मोलाइसिस, क्राइटेरिया ऑफ सक्सेसफुल थर्मोलाइसिस का पहला क्राइटेरिया है कि उसका चेस्ट पेन रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरा, जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन था वो खत्म हो जाना चाहिए। तीसरा एक रहता है कि उसको रीपरफ्यूजन अरिथमिया देखने लगते हैं, मतलब रीपरफ्यूजन हो गया, परफ्यूजन आने लगा है, तो रीपरफ्यूजन के कारण थोड़े मल्टीपल वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स हैं, रीपरफ्यूजन के माइल्ड अरिथमिया है वो देखने लगते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो जाता है सक्सेसफुल थर्मोलाइसिस का। टी वेव इन्वर्टेड होने लगती है, और टी वेव जो अपन को एलिवेटेड थी ना वो इन्वर्टेड में आने लगेगी, तुरंत आ जाते सर ये चीज आने लगती है वो तो टी वेव इन्वर्सन में आने लगती है, वही क्राइटेरिया सक्सेसफुल थर्मोलाइसिस है। सर ऐसे पेशेंटों को फिर रिकमेंड करते हैं कि स्टंट करना? अगर सक्सेसफुल थर्मोलाइज हो गया है, सक्सेसफुल थर्मोलाइज भले चाहे हो गया, देखो ये वेसल वॉल है, ये वेसल वॉल में यहाँ पे एथ्रोमेटस प्लाक बना हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ की जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम को डैमेज कर दिया, एंडोकार्डियम को डैमेज करके यहाँ पे एक क्लॉट बना था। अब ये क्लॉट भले चाहे तुमने डिसॉल्व कर लिया है,
हो सकता है क्लॉट के थोड़े बहुत फ्रेगमेंट हैं वो यहाँ कुछ पड़े हों, और जो एंडोकार्डियल वॉल है वो तो डैमेज ही है, वो डैमेज है तो यहाँ पे फिर से उसको क्लॉट बनने के चांस बहुत रहेंगे। एक बार भले चाहे वो निकल गया है, लेकिन जब तक ये डैमेज है तब तक उसको लिए फिर से क्लॉट बनने के चांस रहेंगे। उसको एंजियोग्राफी के लिए अपन इसलिए भी एडवाइस करते हैं क्योंकि अपन देख लेते हैं कि एथ्रोमेटस क्लॉट वह कितना डैमेज किया हुआ है, उसने कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है वहां पे। अपन ने वो तो जो उसी समय क्लॉटिंग हो गई थी वो तो अपन ने थर्मोलाइज से ठीक कर दी, लेकिन बाकी आर्टरीज हैं, बाकी आर्टरीज की क्या पोजीशन है, वहां पे कोई क्लॉक तो नहीं बना हुआ है, वहां पे कोई मेजर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं है। जो यहाँ पे अटैक पड़ा था उसके कारण जो एथ्रोमेटिक प्लाक था ये थोड़ी ठीक होगा थर्मोलाइसिस से, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा ना अपन को एंजियोग्राफी से। करते क्या है इसमें एंजियोग्राफी में, ये वेसल वॉल थी, ये वेसल वॉल में यहाँ से एथ्रोमेटस प्लाक के कारण ऐसा हो गया था, ठीक है, ये प्लाक जमा हुआ है, यहाँ से क्लॉट था, क्लॉट ये क्लॉट जम गया था, ठीक है। अब अपन ने थर्मलाइज किया तो ये क्लॉट हट गया। और थर्मलाइज ना भी किया है तो क्या करते हैं, पहले अपन ले जाते हैं क्या, वायर ले जाएंगे, वायर से अपन यहाँ पे फ्लो करेंगे, फ्लो करके साथ समझ में आ जाएगा कि ये पूरा बंद है कि नहीं। पूरा बंद है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, पूरा बंद होगा तो क्या करेंगे, इस वायर को और आगे लाएंगे, यहाँ पे सक्शन चालू कर देंगे यहाँ का, तो जितना भी क्लॉट है वो सक्शन से अंदर आएगा। सक्शन से थोड़ा सक्शन करेंगे, उसके बाद अपन फिर उसको वापस ले जाएंगे, यहाँ से फिर डाई डालेंगे, फिर डाई डालने के बाद देखेंगे कि यहाँ का रास्ता खुला है कि नहीं खुला। एक बार रास्ता खुल जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर एक बार उसको अगर एक्यूट एमआई है तो फिर थोड़ा सा आगे ले जाके जितना सक्शन हो सकता है उतना सक्शन कर लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे और स्टंट डालेंगे। स्टंट क्या होता है, एक छोटी सी ट्यूब है जो कि एक्सपांड हो जाती है, ये स्टंट डाला, ऐसे एक ट्यूब डाल दी अंदर, ठीक है। अब ट्यूब डालने के बाद उसको फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसा फैल जाएगा, ये स्टंट पूरा फैल जाएगा और ये हार्ट की बॉल आ जाएगी यहाँ पे। तो ये प्लाक को खिसका देगा, पूरा खत्म नहीं कर रहा वो प्लाक, उसने पूरा स्टंट है, रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल को पूरा फैला दिया उसको। तो ये जो ल्यूमन है ना, ल्यूमन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसी ल्यूमन ऊपर थी ना वैसी नॉर्मल आ गई। तो आप अगर रिपीट एंजियोग्राफी कराएंगे तो उसमें दिखेगा ये कि उसमें स्टंट प्रेजेंट है। स्टंट में बेसिकली यही करते हैं। अब स्टंट कब डालना है कब नहीं डालना, इसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, कितना डालना है कैसे डालना है, ये सब कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, कितना बड़ा डालना है कितना बड़ा से होगा। अपन बॉल देखते हैं, बॉल में देखते हैं प्लाक कितना लंबा है वो देखते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किस टाइप का स्टंट डलेगा। ड्रग लूटिंग स्टंट ही आते हैं, मतलब ये स्टंट से धीरे धीरे ड्रग निकलती जाती है जिससे कि उसमें कोई क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सडन डेथ कैसे होती है? अरिथमिया से तुरंत है वो, तो जैसे ही अटैक पड़ा वैसे ही नेक्रोसिस अरिथमिया आया, पेशेंट पहुंच ही नहीं पाया हॉस्पिटल तक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से सडन डेथ हो सकती है।